अभिनंदन और सभी को मेरा प्रणाम। जीवन मूल्यों के इस चर्चा परिचर्चा सत्र में मैं अनीता सुशील महेश्वरी, हिमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर, आप सभी गणमान्य अतिथिगणों का, सभी शिक्षाविदों का एवं सभी जिज्ञासुओं का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की जो ये चर्चा परिचर्चा है, कॉपिंग विथ ग्रीफ एंड लॉस, इस सत्र को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जिन संस्थाओं ने एवं महानुभावों ने वर्तमान समय में आज के विषय की प्रासंगिकता को समझते हुए अपना हाथ हमारे साथ आगे बढ़ाया है, तो उन सभी संस्था के महानुभावों से आप सभी को उनके परिचय से परिचित करवाती हूँ। सर्वप्रथम हम सभी के आधार स्तंभ, मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत हिमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कोपिंग विथ ग्रीफ एंड लॉस इस विषय की वक्ता, जो कि कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे देश की ख्याति नाम मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक, कोच, टेडेक्स स्पीकर, फीलिंग माइंड्स की डायरेक्टर, हिमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं एडवाइजर और मेरी परम प्रिय मित्र आदरणीय डॉक्टर चीनू जी अग्रवाल। नमस्कार, आप सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्री धीरज श्रीवास्तव जी, आप राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर हैं और आपके पास 2 दशकों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है। आपने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में महत्वपूर्ण फील्ड पोस्टिंग संभाली है, जैसे सिरोही जिले में सहायक कलेक्टर के रूप में, जालोर, जोधपुर, अलवर में उपमंडल अधिकारी के रूप में। आपके अभूतपूर्व कार्य को देखते हुए आपको 1999 से 2003 तक माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के ओएसडी के रूप में नियुक्त किया गया था और आपकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए आपको 2004 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में ओएसडी के रूप में नियुक्त किया गया था। आपकी उत्कृष्टता और योग्यता को देखते हुए आपको श्रीमती सोनिया गांधी, अध्यक्ष यूपीए और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको ऐतिहासिक विधानों जैसे सूचना का अधिकार आरटीआई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान के लिए भी सराहा गया। आपको पाकर हम गौरवान्वित हैं धीरज जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने राजस्थान फाउंडेशन ने जो ये हाथ बढ़ाया वर्तमान परिस्थिति में कोपिंग विद ग्रीफ एंड लॉस, इस विषय को जो आपने समझा है, तो आपने ये उपयुक्त क्यों समझा, हम आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर मैं सारे गणमान्य अतिथियों का, हमारे विशेषज्ञ चीनू जी का, महेंद्र काबरा साहब का, राठी जी का और अन्य सारे शिक्षाविद और अतिथियों का स्वागत करता हूं। और ये मौका, जो आज का अवसर, ये टॉपिक है जो सिलेक्ट किया गया, ये टॉपिक अपने आप में इतना विशाल है और इतना सामयिक हो गया है आज की परिस्थितियों में, तो इससे जुड़ना एक बहुत ही सहज भाव में हमारे लिए एक मौका था। हालांकि इस समय दिन और रात का काम चल रहा है राजस्थान में, जैसा आप लोग को मालूम ही है कैसी परिस्थितियां आज धरातल पे उतरी हुई हैं। पता नहीं क्या कमियां रही जो ईश्वर इतने रुष्ट हैं, और ऐसा परीक्षा का अवसर चल रहा है सभी लोगों का। ये मैंने कहीं पढ़ा था, इस साल, पिछले 1 साल में जो व्हाट्सएप मैसेजेस में सैड और एंगर वाले इमोजीज के अलावा बाकी इमोजीज को यूज करने की नौबत ही नहीं आ रही है, कई जगह तो ऐसी स्थिति है। और ये वाकई में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां देखो उसी के परिवार में किसी न किसी प्रकार का कष्ट, आपदा, विपदा आके खड़ी है। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसे विषय का चयन करना और ऐसे विशेषज्ञों से आज हम लोग को रूबरू कराना,
ये काफी इट विल रियली गो अ वेरी लॉन्ग वे फॉर एवरीबडी हु विल सी दिस प्रोग्राम टुडे। आज की जो ऑडियंस है, इसके अलावा भी इसकी रिकॉर्डिंग फेसबुक वगैरह पे सब जगह चलती रहेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस परिचर्चा का हम सबके दिल और दिमाग पे बहुत असर पड़ेगा और किसी न किसी प्रकार से हमको ये शक्ति और संबल कैसे हम लोग ऐसी परिस्थितियों से निकल पाए, उसके लिए हम लोग को जानकारी मिलेगी। तो ये जो टॉपिक था, यही अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था कि मैं खुद भी जुड़ूं और राजस्थान फाउंडेशन, मैं आपको छोटा सा एक परिचय और दे दूं। आपने मेरा बहुत लंबा चौड़ा परिचय दिया जिसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से जरूर हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं ऐसा कि इसी प्रकार के जो इंटरनेशनल, जो हमारे भी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो मेंटल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए लेक्चर्स वगैरह हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और उनकी जो यूटिलिटी है और उसमें जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उसको देख करके मैं कह सकता हूं कि निसंदेह आज का जो ये प्रोग्राम है, ये बहुत ही अभूतपूर्व होने वाला है। मेरे तरफ से आप सब लोग को इस परिचर्चा को आयोजित करने के लिए बधाई, शुभकामनाएं, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी आपका। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। आप प्रीलूड पब्लिक स्कूल के संस्थापक निदेशक हैं। आप एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ आगरा के प्रेसिडेंट हैं और इस संस्थान के साथ आगरा की 45 स्कूलें जुड़ी हुई है। आप नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रीय व राज्य संयोजक हैं। ये संस्थान 20 स्टेट एसोसिएशन से 55,400 विद्यालयों के करीबन 93.93 लाख विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करती है। आप नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस एजुकेशन केयर फंड के राष्ट्रीय संयोजक हैं। प्रकृति के प्रति आपकी विशेष आत्मीयता है। वे अपने स्कूल में सभी को कहते हैं गुड मॉर्निंग के बदले ग्रीन मॉर्निंग, और आज हम भूल गए सुशील सर आपको ग्रीन मॉर्निंग कहना। इसी से अभिवादन करते हैं और आपके स्कूल के छात्रों को केवल किताबी ज्ञान न देकर छात्र केंद्रित शिक्षण पर जोर देती है, जहां दिलचस्प गतिविधियों की मदद से शिक्षा दी जाती है। ये व्यक्तिगत और समूह गतिविधियां सबसे बोरिंग विषय को भी दिलचस्प और जीवित बना देती है। तो सुशील सर 1 मिनट में प्लीज आप भी हमें आज के विषय के बारे में बताएंगे। जहाँ तक आपने नीता जी कहा कि बहुत वर्ष, मतलब क्या 300-400 साल से ज्यादा हो गए होंगे गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून करते। अब ग्रीनरी की कितनी जरूरत है ये बताने की जरूरत नहीं है, और मैंने ये मुहिम छेड़ा हुआ है कि ग्रीन मॉर्निंग ग्रीन आफ्टरनून किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ सालों में अगर हम लोग इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ग्रीनरी कितनी जरूरत है। हाँ, बहुत अच्छे वक्ता हैं यहाँ पर। जो टॉपिक आज का चुना गया है और चीनू जी जब उस पर बोलेंगी तो शायद हम लोगों को सांस लेने का भी मौका शायद नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोग जितनी जल्दी ये जो फॉर्मेलिटी मैं कहूँगा है अमृता जी, इसको ख़त्म करें एंड हम लोग चीनी जी को सुने, और फिर आप उस पर अगर कोई सवाल जवाब हम लोग करेंगे तो मैं समझता हूँ वो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सुशील सर। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर प्रियदर्शी नायक। आप हाथरस की दून पब्लिक स्कूल के सीनियर प्रिंसिपल हैं। आप दून ग्रुप ऑफ स्कूल के एकेडमिक प्रमुख और आप सीबीएसई के संसाधन व्यक्ति और शहर के समन्वयक भी हैं। कोई आवाज आ रही है आकाश मुझे बैकग्राउंड से, प्लीज वो स्टॉप करवाइएगा। प्रियदर्शी जी की बैकग्राउंड और आप शहर के संसाधन व्यक्ति, सीबीएसई के संसाधन व्यक्ति और शहर के समन्वयक हैं। आप भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के क्षेत्रीय राज्य समन्वयक हैं। आप किंगडम कोटोंगा के कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी के डीन हैं। आप सीईडी फाउंडेशन और ग्लोबल टॉक एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक चेयरमैन हैं। आपका 25 वर्षों का शैक्षणिक और प्रशासकीय अनुभव है। आपने देश के कई
प्रतिष्ठित स्कूलों के एकेडमिक ऑडिटर हैं और आप गवर्निंग काउंसिल एवं प्रबंधन कमेटी के सदस्य हैं। आप टच एजुकेशन पत्रिका के प्रमुख संपादन हैं। आपको 2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और 2014 में तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका स्वागत करते हुए 1 मिनट में ये विषय रखने के लिए कहती हूँ मैं। बहुत बहुत नमस्कार एंड माय ग्रीटिंग्स टू एंटायर फैमिलीज which is doing a wonderful job। मैं राजस्थान फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इनिशिएटिव जो ये इनिशिएटिव लिया है फीलिंग माइंड्स और जो साइकोलॉजिकल वे में इस फीलिंग माइंड्स अपने आप को डेवलप करा है, एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सारे शिक्षकों को एजुकेटर को वो करा है, वो आई थिंक बहुत सराहनीय है। इस टॉपिक कोपिंग विद ग्रीफ एंड लॉस। Grieving does not make you imperfect, it makes you a human. I think this pandemic time has made us understand everyone the death of a loved one and the grief that follow is one of the hardest experience we as human beings are going through. आज हम उस दौर में चले हैं, आज भी हमारा एक बहुत काउंटर अच्छा पार्ट दिल्ली में नहीं रहे। So the grief is as such, the grief and loss cannot be, it cannot be described. It is only can be felt. So grief is not a disorder or a disease or a sign of weakness. It is an emotional, physical and spiritual necessity. The price you pay is the love. हम उनके साथ जितने भी हमारे अभी सहकर्मी अपने साथ से चले गए हैं, मैं अपने स्कूल का भी एक स्टाफ का बताऊं, वो भी नहीं रही, मैं मैडम को जिक्र कर रहा था। सो दिस ग्रीफ और स्ट्रेस और लॉस को तो हम कैसे बर्दाश्त करें? आई थिंक द सेशन विल सर्टेनली इम्बाइब अस, विल हेल्प अस टू नो। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आज ऐसा एक मौका मिला। बहुत सिचुएशन बहुत खराब है। अगर एजुकेशन सेक्टर को देखा जाए, अगर सारे मानव क्षेत्र को देखा जाए तो ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन मैं ये आशा करता हूं कि और ये ऐसे घटनाएं, ऐसे डेथ की समाचार हमको न मिले, अगर भी मिले तो हमको भगवान इतनी शक्ति दे ये सब चीज संभालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर एक मौका मिलने का आने के लिए। थैंक यू प्रियदर्शी सर। थैंक यू। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सीमा मनरंग नेगी। आप ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर हैं। आप मुंबई की संजीवनी वर्ल्ड स्कूल के निदेशक प्रिंसिपल हैं। आप सार्क नेशनल रीजन कमेटी फॉर ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट की कोऑर्डिनेटर हैं। आप ग्लोबल टॉक एजुकेशन की सेक्रेटरी जनरल हैं। आप स्पोर्ट्स एकेडमी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सलाहकार हैं। आप एसोसिएशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड रिसर्च की टेरिटरी हेड हैं। आप विमेन्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अध्यक्षा हैं। आप चार्ल्स वाटर सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और आपके काम को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके ने व्यक्तिगत और पेशेवर श्रेणी में मान्यता दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सीमा। और मैं चाहूंगी कि 1 मिनट आप भी इस विषय के लिए कि क्यों आज के वर्तमान परिस्थिति में ये बहुत जरूरी था ये विषय लेना। थैंक यू। शुभ संध्या। हार्दिक अभिनंदन सभी गणमान्य अतिथियों का, व्यक्तियों का और आप सबका। मुझे लगता है इससे जरूरी आज के समय में कोई विषय ही नहीं है। जैसे प्रियदर्शी सर ने कहा, हर दूसरे दिन हमें एक ऐसा समाचार मिलता है जिसको सहन करने की शक्ति शायद हम दिन ब दिन खोते जा रहे हैं। हम जितने भी स्ट्रॉन्ग इंसान क्यों ना हो, बट समय के आगे शायद हमने देखा है कि समय के आगे हम में से किसी की नहीं चली है। इस कोरोना काल ने हमको ये समझा दिया है कि कितना जरूरी है हमारे लिए अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना कि हम लॉस और ग्रीफ से बाहर निकल पाए, क्योंकि जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम आगे दूसरों के लिए कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि चीनू जी से सुनूं कि हम कैसे एक साथ इस लड़ाई से बाहर निकलें, कैसे इतने स्ट्रांग बने कि उस लॉस के बाद भी, उस ग्रीफ के बाद भी हम कोप अप करके मानवता के लिए कुछ कर पाएं। क्योंकि अगर हम उसी ग्रीफ के चक्कर में रहेंगे तो शायद हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जिन्हें हमारी जरूरत है, आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत है और हमें उन तक पहुंचना है। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस चक्रव्यूह से निकलना पड़ेगा और वो चक्रव्यूह से आज हमें चीनू जी निकालेंगी, इसका मैं इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सीमा मैम।
हमारे बीच उपस्थित हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सेवा उपक्रमों में अपनी सेवाएं देने में सदा अग्रणी हमारे देश की एक अति उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन IDF के CEO आदरणीय डॉक्टर नारायण AB अय्यर। नमस्कार and प्रणाम to everyone. Happy evening, शुभ संध्या, जैसे सीमा मैम ने कहा, सभी को शुभ संध्या और ग्रीन इवनिंग और सभी कहूँगा। तो टॉपिक बहुत अच्छा चूज किया है। Congratulations to हेमा फाउंडेशन, भाई जी, अनीता मैम, और आज की तो ग्रेट स्पीकर डॉक्टर चीनू जी is going to touch upon this topic, very important. Yes, there has been surroundings में हम लोग देखते हैं grief और loss तो है, तो but there is no other go. There is no other go at all. We have to fight it. It's a war that's going on. I for one have been part of this mission. चाहे वो किसी हॉस्पिटल वार्ड में जाएं, कहीं जाएं, तो दिन ब दिन कहीं अभी मैं कंप्लीट करके आया एक असाइनमेंट, तो मॉर्निंग 5 से लेकर के 5 AM 1 AM, दैट इज माय टाइम शेड्यूल। गए मार्च 2020 से जो चल रहा है कोविड ऑपरेशंस में, तो यस, अगर हम इस लॉस को कैसे लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू एक्सेप्ट? एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ डू यू adapt, adopt, accept. These are some of the things. Yes, when we say ना one death is a tragedy, million deaths are statistics. काफी बड़े व्यक्ति ने कहा है, जब अपने पे आती है, लेकिन जब हमने वसुधैव कुटुंब ही बना लिया है तो सब अपने ही है, तो जो भी किसी पे बीतती है वो अपने पे बीतती है। So in that case we have to be a consoler, we have to be a how do you talk to people, which is very very important. हर second we can hear the ambulance sound going from here. I am sitting in Mumbai, again a hotbed, सबको पता है, लेकिन we are also having a control of across the country, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, सिलेंडर्स हो, पेशेंट्स हो, टॉसी इंजेक्शन हो, सब काफी चीज में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इतना ताकत दे कि हम इस सभी को झेल करके आगे जाएं, क्योंकि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर्ल्ड वॉर 1, 2, इंडिपेंडेंस डे काफी जगह में है, तो हमें एक मौका मिला है, हम भी इस वॉर में रह करके हमारे मित्रों को कंसोल करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू पैसिफाई इन व्हाटएवर वे दैट इज पॉसिबल। द टॉपिक इज वेरी गुड. आवर बेस्ट विशेस एंड कांग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर चीनू मैम, who is going to deal with this topic, and we are going to be a big listener. In fact, we are living with it every day. In fact, practically, if you look at me, I'm living it every day in and day out. So for me, again, I'll have a learning lessons from you. Practical lessons, as we know, the school learning is different than the COVID has become a big teacher, and many people have learned beyond university and school. And I'm sure the university learnings are also important, जो आप आज हमें सिखाएंगे, और we'll certainly accept all the learning that comes to us. Thank you so much for inviting me to this. Thank you so much, Dr. नारायण। राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहवासियों के लिए बनाई गई संस्था जयपुर प्रवासी संघ के संस्थापक अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री कृष्ण कुमार जी राठी। धन्यवाद अनीता जी, आपको बहुत अच्छा परिचय कराने के लिए, और सबसे ज्यादा धन्यवाद चीनू मैडम को, जिन्होंने आज अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम को आयोजित करने की सहमति प्रदान करी। हेमा फाउंडेशन ने हमेशा अच्छे से अच्छा कार्य किया है, और आज धीरज कुमार जी जो राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर हैं, उन्होंने जुड़कर आज हेमा फाउंडेशन और चीनू मैडम के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूं कि सब लोग सिर्फ चीनू मैडम को सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बिना समय गवाए अगर चीनू मैडम को डायरेक्ट माइक दे दिया जाए तो वो हमारे लिए हर अवसर बहुत सुंदर रूप में प्राप्त होगा। बहुत सही कहा भाई साहब आपने, लेकिन कुछ हमारे गेस्ट हैं जिनसे मुझे परिचय कराना बहुत आवश्यक है, और इसके बाद मैं गेस्ट से कहूंगी कि सिर्फ अभिवादन करके ही हम चीनू मैम की ओर बढ़ेंगे। तो इसके बाद फीलिंग माइंड्स के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर आदरणीय आशीष जी अग्रवाल हमारे बीच उपस्थित हैं। जयपुर प्रवासी संघ के अध्यक्ष श्री सुनील जी सिंघवी हमारे बीच उपस्थित हैं। हेमा फाउंडेशन के एकेडमिक डायरेक्टर, जाने माने शिक्षाविद एवं शोधकर्ता, अति उत्साही एवं ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डॉक्टर नागपाल सिंह हमारे बीच उपस्थित हैं। अपने 40 वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ एक जानी मानी उत्कृष्ट शिक्षाविद, हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर विजयम रवि मैम और मेरी प्यारी अम्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। और अंत में मैं स्वयं अनीता सुशील महेश्वरी, हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी एवं क्रिएटिव डायरेक्टर।
बिना समय व्यर्थ गवाए हम आज के चर्चा परिचर्चा सत्र में चलेंगे। उससे पहले एक छोटे से प्रसंग के साथ मैं शुरुआत करूंगी कि एक बार बहुत जोर से समुद्री तूफान आया और उस समुद्री तूफान के बाद हजारों और लाखों की तादाद में मछलियां किनारे पर, रेत के किनारे पर पड़ी हुई तड़प तड़प कर मर रही थी। और इस भयानक स्थिति को देखकर पास में रहने वाले एक 6 वर्ष के बच्चे से रहा नहीं गया। वह एक के बाद एक मछली को उठाकर समुद्र में फेंकता रहा, वापस फेंकता रहा। तो यह देखकर उसकी माँ बोली कि बेटा, ये मछलियां तो लाखों की संख्या में है, तू कितनी मछलियों की जान बचाएगा? यह सुनकर बच्चे ने मछलियां समुद्र में वापस फेंकने की जो उसकी गति थी उसको उसने बहुत बढ़ा दी और जोर से फेंकने लगा। तो माँ बोलती है कि बेटा रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसने एक मछली को हाथ में उठाया और समुद्र में फेंकते हुए जोर से बोला कि माँ, इसको फर्क पड़ता है। फिर से उसने दूसरी मछली को उठाया और फिर बोला कि माँ, इसको भी फर्क पड़ता है। तो माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि हो सके तो लोगों को हमेशा हौसला और उम्मीदें देने की कोशिश करो, क्योंकि ना जाने कब आपकी वजह से, आपकी और सिर्फ आपकी वजह से किसी एक की जिंदगी बदल जाए। क्योंकि शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको बहुत फर्क पड़ता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने अभी 85 वर्षीय का नागपुर में देखा। जब उसको बेड मिला और उसने देखा कि एक 40 वर्ष की महिला अपने पति के लिए रो रही है क्योंकि उसे बेड नहीं मिल रहा, उसने अपना बेड दिया। शायद वो 85 वर्ष का जीवन जिया था, उसे उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे बहुत फर्क पड़ा जिसको बेड मिला 40 वर्ष में। एक रिक्शे वाले ने अपने रिक्शे को गरीब होते हुए भी एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया। एक नारियल पानी वाले को देखा जो हॉस्पिटल के बाहर नारियल का ठेला लगाकर गर्मी में सबको नारियल पानी पिला रहे। क्या हम कर सकते हैं? आइए इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आदरणीय डॉक्टर चीनू अग्रवाल के साथ। अनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे प्रसंग से आपने इस चर्चा की भूमिका बनाई और मैं सभी आज के ऑडियंस को वेलकम करती हूँ दोबारा से। जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं कि आज का समय इतना कठिन समय हमने अपनी लाइफ टाइम में पहली बार देखा है। मुझे याद है कि हमारा बचपन ऐसा था कि पहली जो डेथ हमने अपने बचपन में देखी वो बहुत सालों बाद देखी। मैं 4th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने पहली बार डेथ देखी, और वो भी अपने परदादा जी की डेथ देखी जो 90+ इयर्स ओल्ड थे। ग्रीविंग और मोर्निंग लाइफ टाइम में कुछ बार आने वाली चीज हमारी थी, जो एक इतनी कॉमन प्लेस चीज आज बन गई है जिसको हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे वक्त में भी हम जीवन जिएंगे। और इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये आ गई कि ये जो टाइम है, इसकी जो परिस्थितियां हैं वो नॉर्मल ग्रीफ से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। जब पहले डेथ होती थी तो हम लोगों को मॉर्निंग का टाइम मिलता था। हमारे यहाँ सभी कल्चर्स में, सभी संस्कृतियों में मॉर्निंग के रिचुअल्स हैं। हम लोग डेथ के बाद जो भी कुछ क्रियाएं हैं उनको करते हैं, सारे लोग आ जाते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा से चादर या शॉल उड़ाते हैं, एक क्लोजर हमें मिलता है। हम परिक्रमा करते हैं, पैर छूते हैं, अंतिम दर्शन करते हैं। फ्यूनरल के बाद हमारे घरों में सातरे पर बैठा जाता है, 13 दिन तक सुबह शाम लोग आते हैं, उठावनी की जाती है और उसके बाद 13वीं की जाती है। सारे पूजा पाठ, गरुड़ पाठ, ये सब कुछ होता है। जिस घर में लॉस हुआ है उनसे बातचीत की जाती है, उनके साथ बैठकर पूछा जाता है क्या हुआ, कैसे हुआ।
और पहले दिन जो घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता है, हर जगह रुदन मचता हुआ हमें नजर आता है, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन तक हम देखते हैं लोगों में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ गई, थोड़ा थोड़ा संबल बन गया, जीने की तरफ फिर से उनका रुख होने लगा। पर ये जो परिस्थिति हमारे सामने आ गई है, इस परिस्थिति में we don't get a chance to say goodbye. अचानक से बस आपके पास मैसेज आ रहा है, he is no more, she is no more, ये यहाँ चले गए, ये वहां चले गए। कोई अंतिम दर्शन नहीं, कोई फ्यूनरल नहीं, कोई रिचुअल नहीं, कोई हमारे पास नहीं, कोई अंतिम यात्रा नहीं, और हमें बस जाने देना पड़ रहा है। बिल्कुल हेल्पलेस से हम हो चुके हैं। ऐसे में लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, काउंसलर्स की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, टीचर्स की तरफ, साइकोलॉजिस्ट की तरफ, कि हमें कुछ बताओ, कुछ समझाओ। अगर आप फेसबुक पे किसी की डेथ पोस्ट करते हो तो आपको कहा जाता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, दूसरों का मनोबल टूट रहा है। तो हम अपना दुख लेकर कहाँ जाए, किसको बताएं, किसको ना बताएं, बताएं भी या नहीं बताएं, और जब बताएं तो सामने वाला हमसे क्या कहे। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, आप लोगों को पता है, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, पर इस विषय को लेकर मैं भी हमेशा से बहुत ज्यादा सेंसिटिव रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि जब कोई इस तरह की दुखद घटना किसी के साथ घटती है तो मुझे उसको क्या कहना चाहिए, या मेरे क्या कहने से उसको रिलीफ मिलेगा। जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई, वो हमसे बहुत ज्यादा क्लोज थे। मेरे बेटे के ऊपर उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा, और वो रोज सुबह उठकर मुझसे सिर्फ एक बात बोलता था कि मम्मी बस 30 सेकेंड्स के लिए बाबा को एक बार मुझसे मिलवा दो, बस सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए। मैं आपसे 1 मिनट भी नहीं बोल रहा हूँ। इज माई वॉल्यूम ओके? धीरज जी wants the volume to be increased. Can something be done about the volume? It's absolutely audible, Chinu. I don't think. Okay. So Please जब go इस ahead. तरह की- Maybe मेरे पास थोड़ी आवाज कम आ रही है। अच्छा, आप जब इस तरह की करुण पुकार सुनते हैं कि जो मेरा खोया उसको वापस ला दो, मेरी दुनिया को फिर से वैसा ही बना दो जैसा पहले था, मैं इस नई दुनिया के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं क्या करूं जो चला गया मुझे छोड़कर उसके बिना। जैसे अनीता जी ने अभी कहा, इट मैटर्स टू दैट वन पर्सन, और जैसे नारायण जी ने कहा कि वन डेथ इज अ ट्रेजेडी बट सो मेनी डेथ्स इज अ स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए तो सही हम लोग क्या बोल रहे हैं। व्हाट आर द सेंटेंसेस दैट वी आर यूजिंग? वी आर सेइंग कि मत डरो मत डरो, it is only 1%, the death rate is only 1%. My dear friends, 1% तो आपके लिए एक स्टैटिस्टिक्स है, पर उस घर का क्या जिस घर में से कमाने वाला बंदा चला गया, प्यार करने वाला बंदा चला गया, उस घर को संभालने वाला बंदा चला गया, उनके लिए इस 1% में आना केवल स्टैटिस्टिक्स भर नहीं है। उनके लिए ये पूरी दुनिया क्रम्बल होने जैसा है, जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब और क्या करूं। मैंने ये सोचा जब मेरे पास इस तरह के केसेस आने लगे कि आखिर मैं कितने लोगों की काउंसलिंग कर पाऊंगी अकेले। तो मैंने सोचा इस चीज को तो हम सभी को सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जो भी आपको कॉल करता है, जो भी आपको मैसेज करता है या नहीं भी करता है, उसको क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये हमको आना ही चाहिए। तभी हम एक दूसरे का इस वक्त सपोर्ट बन पाएंगे, तभी हम एक दूसरे को इस वक्त संबल दे पाएंगे। दोस्तों, जब किसी का कोई खोता है और उसके बाद
जो नॉर्मल रिस्पॉन्स, नेचुरल रिस्पॉन्स, ह्यूमन रिस्पॉन्स अंदर से आता है, उसी को हम ग्रीफ कहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रीफ जो है वो कई प्रकार से प्रकट होता है, कई प्रकार से मैनिफेस्ट होता है। एक तो है नॉर्मल ग्रीफ। नॉर्मल ग्रीफ के कुछ स्टेजेस हैं। एलिजाबेथ रस नाम की एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ग्रीफ के 5 स्टेजेस हमें बताए। उन्होंने बोला, फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ इज डिनायल। जब हम किसी को खोते हैं तो सबसे पहले हम उस पर विश्वास नहीं करना चाहते। हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हो, आपसे कुछ गलती हो रही है, आप दोबारा चेक करो, दिस कैन नॉट बी ट्रू। और फिर दूसरा जो स्टेज है इसका वो है एंगर। आकाश, क्या आप मेरी पीपीटी दिखा सकते हैं सबको, जिससे कि विजुअली भी सब लोग देख पाए? सीधा आप स्टेजेस ऑफ ग्रीफ पे ले चलिए मुझे। फाइव स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। पहला मैंने बताया डिनायल, सेकंड एंगर। एंगर में स्टॉप करिए एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग। एंगर का रिस्पॉन्स आप सबने देखा है, आप सब वाकिफ है इस रिस्पॉन्स से। जब किसी का कोई खो रहा है आज की तारीख में, तो वो बहुत ज्यादा परेशान होकर आपसे कह रहा है ये इसकी गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, हॉस्पिटल की गलती है, डॉक्टर की गलती है, इनकी वजह से हुआ ये, इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जब कोई इस तरह का ग्रीफ आपके सामने प्रकट कर रहा होता है, तो क्या आप जो वो कह रहा है गुस्से में, उसकी सत्यता जांच करने के लिए जाएंगे? क्या आप उनको ये समझाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है, नहीं आप सही कह रहे हो, नहीं आप गलत कह रहे हो? हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। थर्ड जो स्टेज है, फिर से स्क्रीन शेयर करिए। थर्ड स्टेज है ग्रीफ का आफ्टर डिनायल एंड एंगर, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मतलब किसी तरह से मुझे वो व्यक्ति वापस दे दो, उसकी जगह मुझे ले जाओ। अच्छा मैंने ये नहीं किया था ना, मैं ये कर देता हूँ। अच्छा मैं इस देवी का वचन रख लेता हूँ, पर मेरे जो व्यक्ति है उसको वापस आप ला दो। सो थर्ड स्टेज में हम देखते हैं कि इंसान किसी तरह से बार्गेन करने की कोशिश करता है। मेक दिस नॉट हैपन, अनडू दिस व्हाटएवर हैज हैपेंड, एंड इन रिटर्न आई विल डू एनीथिंग। बार्गेनिंग के बाद हम आते हैं चौथे स्टेज पर, जहां पर डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन को एक्चुअली बहुत सारी बिरीवमेंट और ग्रीफ की किताबों में फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकवरी भी कहा गया है। जब आदमी उदास होता है, एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करिए। उदासी जब हमारे अंदर आती है, तब फाइनली हम एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ चुके हैं कि हाँ अब ये चला गया, अब ये वापस नहीं आ सकता, अब मैं कुछ भी कर लूं ये नहीं होगा, और हम उदास हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब किसी की डेथ होती है तो कोई सगा संबंधी अगर रो नहीं रहा है तो उसको रुलाया जाता है, उसको कहा जाता है कि नहीं इसको रुलाओ, और बहुत सारी घर की लेडीज उसको एम्ब्रेस कर करके और बोलती है कि नहीं अब तुम्हारी माँ चली गई, नहीं अब तुम्हारे पिताजी चले गए, नहीं अब वो वापस नहीं आएंगे, देखो तुम्हारे सामने लेटे हुए हैं, देखो ये है। तो दूसरे लोग कहते हैं भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों इनको परेशान कर रहे हो? बट दैट इज actually a therapeutic need at that time to bring that person towards sadness. If somebody is not sad at that moment, that means that person is still not accepting that this has finally happened, and it is undoable, it is irreversible, it cannot be taken back. So depression is the fourth stage, and in Elizabeth Russ ke hisab se, but that is also being termed as the first stage towards recovery. And then finally the fifth stage is the stage of acceptance, jahan par हमने finally ये accept कर लिया कि हाँ
अब तो ऐसा ही हो गया है, जितना भी अनफॉर्चुनेट है, जितना भी दुखद है, पर अब मुझे इस सत्य के साथ ही जीना है कि अब ये जो चीज है वो वापस कभी भी नहीं आने वाली है मेरे जीवन में। सो फ्रेंड्स, जो हमने अभी 5 स्टेजेस देखे ग्रीफ के, वो एक्चुअली, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए आकाश, वो एक्चुअली हमने डेथ को लेकर देखे। डेथ इज द मोस्ट इंटेंस ग्रीफ, पर इसके अलावा ग्रीफ रिएक्शंस किसी भी लॉस के लिए हम देख पा रहे हैं, खास करके कोविड सिचुएशन में लॉस ऑफ हेल्थ या लॉस ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस वक्त पता नहीं चल रहा हमारी एग्जाम का क्या होगा, हमारा किस तरह से रिजल्ट टैबुलेट किया जाएगा, हम किस वक्त कॉलेज में एंटर करेंगे, कब हम ग्रेजुएशन कर पाएंगे। दैट इज ऑल्सो लीडिंग देम टू ग्रीफ रिएक्शंस। And one of the grief reactions that we are seeing is anxiety about their own future. Amongst the survivors especially, मेरे हस्बैंड चले गए, अब मेरा क्या होगा, मेरी वाइफ चली गई, अब मेरा क्या होगा, मेरे घर के ये चले गए, अब मेरा फ्यूचर क्या होगा, अब भविष्य में मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। मेरी एक बहुत ही करीबी स्टूडेंट है जो मुझे बोलने लगी कि भाई मैंने तो 26 साल तक कुछ और किया ही नहीं, मेरे हस्बैंड ने सब कुछ संभाला, मुझे तो आता ही नहीं कुछ भी करना, मैं कैसे मैनेज करूंगी, मैं 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका फ्यूचर, उनका सारा शादी ब्याह कैसे करूंगी मैं अकेले अपने बलबूते पर। सेंस ऑफ इनकॉम्पिटेंस, अपने अंदर की एक भावना कि मैं शायद अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। और अनीता जी मुझे प्रॉम्प्ट कर रही है चैट में, बिजनेसमैन, बहुत सारे लोगों का व्यापार धंधा जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो अफेक्ट हो गई और उनको बहुत सीवियर डिप्रेशन आ गया। यहाँ तक कि बिजनेसमैन कम्युनिटी में, जहां पर हम बहुत हिम्मत देखा करते थे, वहां पर सुसाइड्स की हमें न्यूज आने लगी है। डॉक्टर्स की कम्युनिटी में अभी बहुत रिसेंट की न्यूज है, दिल्ली में एक डॉक्टर ने सुसाइड कमिट करी जो कोविड वार्ड देख रहे थे। सुबह से लेके रात तक डिजीज देख रहे हैं, सुबह से लेके रात तक लॉस ऑफ लाइफ देख रहे हैं, और यंग अनएक्सपेक्टेड लोगों को भी जाते हुए देखना सबसे ज्यादा दर्दनाक हो रहा है। ये सब दे आर लीडिंग टू ग्रीफ रिएक्शंस, नॉट ओनली डेथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे में क्या चीजें हैं जो आपके सामने जो व्यक्ति है जिसने कुछ खोया, वो किस चीज से गुजर रहा है। जैसे एलिजाबेथ रस ने ये कहा, वैसे एक और ऑथर है जिन्होंने अपनी किताब में 4 चीजें बताई। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आकाश, आफ्टर एक्सेप्टेंस। उन्होंने बोला, एक है इमोशंस, कॉलिन मुरे, जिन्होंने कहा इमोशंस फ्रीज हो जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जहां पर हम बिल्कुल ऐसे सदमे में जब आ जाते हैं और हमें नमनेस हो जाती है, ना हमें सैडनेस फील हो रही है, ना कुछ फील हो रहा है, और हम सोच रहे हैं कि कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, ना शरीर में ना मन में। दूसरा उन्होंने बोला पाइनिंग मतलब आई वांट टू ब्रिंग बैक, जो चला गया उसको मुझे किसी तरह से वापस लाना है। तीसरा डिप्रेशन में हम पूरा टाइम वही सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये हो गया, और हम पास्ट की मेमोरीज से घिरे हुए हैं। ये सब तीनों चीजों के बाद जो स्टेज है वो है रिकवरी की स्टेज, जहां पर अब हमें एक रिन्यूड आइडेंटिटी की जरूरत है, जहां पर अब हम अपने आप को दोबारा दूसरी तरह से देखना शुरू करेंगे कि नाउ दिस इज माय न्यू आइडेंटिटी, आई हैव टू क्रिएट माय न्यू आइडेंटिटी विदाउट द पर्सन whom I have actually finally lost. So my dear friends, इसमें आखिर हो क्या रहा है? पहले हम जरा सा ग्रीफ के प्रकारों को देखें, तब फिर हमें पता चलेगा कि what is actually happening. So can you move to the next slide? पहला मैंने बोला नॉर्मल ग्रीफ, दूसरा जो है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। एक मिनट बंद कर दो, मैं जरा कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ को समझाना चाहूंगी। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ में क्या हो रहा है
कि डिप्रेशन या एंजाइटी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या किसी और चीज के साथ ग्रीफ रिएक्शन भी हो रहा है। दोनों चीजें मिक्स होकर और भी भयावह स्थिति बन रही है, और भी डेंजरस सिचुएशन बन रही है। नॉर्मल ग्रीफ में बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इंसान को, जो पर्सन है उसको, और वो कहीं ना कहीं होपफुल है कि आगे फ्यूचर में कुछ तो अच्छा होगा। पर कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ में डिप्रेशन होने की वजह से साथ में, या एंजाइटी होने की वजह से, या पीटीएसडी होने की वजह से ये होपलेसनेस नजर आ रही है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब वो ऑल परवेडिंग होपलेसनेस, जहां पर और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है निराशा के अलावा, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। देन थर्ड इज एग्जैजरेटेड ग्रीफ, माने बहुत ज्यादा ग्रीफ, इतना ग्रीफ कि खुद को खत्म करने की इच्छा होने लग रही है, सुसाइडल टेंडेंसी कि मुझे भी नहीं जीना, मैं भी जी के क्या करूं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो अवे विद दैट पर्सन हु हैज गॉन अवे। दैट इज एग्जैजरेटेड ग्रीफ, माने ग्रीफ के साथ आप फ्यूज हो गए, आप अपने आप को उस लॉस से अलग करके देख ही नहीं पा रहे, दैट इज एग्जैजरेटेड ग्रीफ। देन वन मोर काइंड ऑफ ग्रीफ इज डिलेड ग्रीफ। डिलेड ग्रीफ में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिलेड ग्रीफ में क्या हो रहा है, जैसे मेरे साथ हुआ था, एक मिनट मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगी आकाश, फिर आप ये स्लाइड दिखाना। मेरे जब ग्रैंडफादर गए आज से 25 साल पहले, तो मैं उस वक्त काफी छोटी थी, और तब भी मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई सारे अरेंजमेंट्स करने की। So I was showing a very brave face to everyone. People were crying all around me and I was kind of, trying to support them, और उस चक्कर में मैं खुद नहीं रोई। उसका क्या हुआ, I once went to Bangalore after my marriage to attend a hypnotherapy workshop. वहां पर एक बहुत ही बड़े हिप्नोथेरेपिस्ट, उनके साथ में सीढ़ियों पे चल रही थी। सीढ़ियों पे चलते चलते उनसे मैं कुछ बात कर रही थी और लाइट चली गई। उन्होंने मुझे सीढ़ियों पे बिठाकर वहीं पे ट्रांस में डाल दिया, एंड आई क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड। वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर थी, तो वहां पे बहुत सारे जो टीचर्स थे वो सारे फादर्स थे। तो फादर एक थे, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। जब उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा तो मैं चीख चीख के बाबा 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 चिल्लाने लगी। एंड देन आई रियलाइज्ड कि आज जो मैं रो रही हूं वो रोना है जो मुझे उस वक्त रोना चाहिए था। दिस इज डिलेड ग्रीफ, वेयर द ग्रीफ रिएक्शन कम्स, गेट्स ट्रिगर्ड आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ द इवेंट, जो आपने कहीं दबा दिया था, सप्रेस कर दिया था, पर वो रिजॉल्व नहीं हुआ था। Then we also have anticipatory grief. Anticipatory grief मतलब अभी वो इवेंट हुआ नहीं है, but you have started feeling that it is already happening. जैसे कभी कभी आप लोग देख रहे हो कि जब कोई एल्डरली लोग चले जा रहे हैं तो हमें भी अपने मम्मी पापा का ख्याल आने लग रहा है, हमें भी ये ख्याल आने लग रहा है कि ये भी चले जाएंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। तो अभी वो हुआ नहीं है, दे आर सेफ, दे आर हेल्दी हार्टी इन देयर ओन हाउसेस, बट वी आर एंटिसिपेटिंग इट एंड ऑलरेडी क्राइंग, ऑलरेडी गोइंग थ्रू सैडनेस, दैट इज एंटिसिपेटरी ग्रीफ। देन वन मोर टाइप ऑफ ग्रीफ इज एम्बिग्यूअस ग्रीफ, जहां पर हमारा माइंड पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है, हमें अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या आगे होगा, क्या हो चुका है, और इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है। सो यू आर टोटली पजल्ड, you are unable to take any decisions, you are unable to take any actions to do anything, and you are in a state of confusion. That is called as ambiguous grief. So my dear friends, what is it that is actually happening to the person who is grieving? So we have got 4 things, 4 चीजें हैं जो उनके साथ हो रही है। पहली चीज जो उनके साथ हो रही है वो है फीलिंग्स, उनके इमोशंस। इमोशंस को अगर हम समझें, इसलिए मैंने टाइप्स ऑफ ग्रीफ पहले आपको बताया
इमोशंस जो हैं एडवर्स सिचुएशन में, निगेटिव सिचुएशन में इमोशंस भी हमेशा निगेटिव ही होंगे। अगर आपको कोई ये बोलता है, अगर कोई आपको ये कहता है कि आप ऐसे में पॉजिटिव रहो और अच्छा सोचो, हेल्दी सोचो, ऐसा नहीं होता। When we are in adversity, when we are in such a negative situation, it is appropriate and natural to feel negative emotions. So, if let us say, we can divide emotions into positive and negative, we are not going to feel positive emotions. हम पॉजिटिव इमोशंस नहीं फील कर सकते एडवर्स सिचुएशन में, पर नेगेटिव इमोशंस आर अगेन क्लासिफाइड इनटू हेल्दी नेगेटिव इमोशंस एंड अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस, which in psychology we term as HNE and UNE. Healthy negative emotions माने, let us say कोरोना है और मुझे उसके इन्फेक्शन का खतरा है, तो हेल्दी नेगेटिव इमोशन इसमें है कॉशन, कंसर्न, रैशनल फियर, थोड़ा डर भी। पर अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन क्या है? एंजाइटी। हर वक्त ये डर लगा रहना कि मुझे तो कोरोना हो ही जाएगा और अगर हो गया तो मैं उससे बचूंगा ही नहीं, मर ही जाऊंगा। ऐसी सोच से जो हो रही है वो है एंजाइटी। ये अनहेल्दी है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इनअप्रोप्रिएट इमोशन है। इसी तरह जब ग्रीफ में सैडनेस होती है तो वो हेल्दी नेगेटिव इमोशन है, दैट इज अप्रोप्रिएट, होगा ही, होना ही चाहिए। पर अगर एक्सेसिव डिप्रेशन हो जा रहा है, दैट इज अनहेल्दी। उसकी वजह से आप जो रिकवर कर रहे थे वो रिकवरी आपकी ठीक टाइम पर नहीं होगी और हो सकता है आपको उसके लिए फिर मेडिकल हेल्प की या साइकोलॉजिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ जाए। सो दैट इज अनहेल्दी। सो व्हाट आर द नेगेटिव इमोशंस दैट वी फेस in grief? Akash, can you show me that slide? We will look at it. So first is shock. हाँ, ये मैंने सबको बताया, इसको आप आगे कर दो। हाँ, shock and disbelief, sadness, anger, fear, guilt. इसमें से मैं बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर चुकी। जरा सी चर्चा मुझे गिल्ट का करने का भी मन है। एक बार स्टॉप शेयर करिए। देखिए, एक्सीडेंट के केसेस में हमने सुना एक टर्म सर्वाइवर्स गिल्ट। जो एक्सीडेंट में हम जिसके साथ कार में थे और जो नहीं बच पाया और हम बच गए, तो हमको लगता रहता है कि मैं क्यों बच गया और वो क्यों चला गया। इसी तरह का गिल्ट कोविड टाइम्स में भी हम देख रहे हैं। तो हम लोग उसके ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज को इमेजिन करने में लगे रह रहे हैं। कैसे? काश कि मैं वहां नहीं गया होता, मैंने उनको वहां नहीं भेजा होता, काश कि उनको यहाँ पर नहीं बुलाया होता, काश कि उनके पैर नहीं छुए होते, ये नहीं हुआ होता, वो नहीं हुआ होता, तो वो बच जाते। एंड वी आर ब्लेमिंग आवरसेल्व्स फॉर दैट थिंग दैट हैज हैपेंड। और उस वजह से हमें अपने अंदर ग्लानि का भाव हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी में हम आ जा रहे हैं और इस गिल्ट से हमारा जो ग्रीफ है वो कॉम्प्लिकेट हो रहा है। सो दैट इज वन इमोशन दैट वी आर फ्रीक्वेंटली सेइंग। इसको कैसे ओवरकम करना है मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ। एंड व्हाट आर द फिजिकल साइंस? फिजिकल साइंस ऑफ ग्रीफ: एग्जॉशन, नॉशिया, वॉमिटिंग और इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही, पूरे बदन में सब जगह एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं। ये फिजिकल सिम्टम्स भी ग्रीफ में आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग इससे भी गुजरते हैं। किस तरह की थिंकिंग हो रही है इसकी भी एक स्लाइड दिखाइए आकाश।
नेक्स्ट प्लीज। क्या किस तरह की, एक पीछे ले जाइए, बार बार उस पर्सन की इमेजेस के फॉर्म में थॉट्स आना, और हम क्या करते हैं, नेक्स्ट, एक मिनट स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। हम क्या करते हैं, हम इन इमेजेस को पुश करने की कोशिश करते हैं कि ये इमेजेस ना आए, क्योंकि दे आर पेनफुल, दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल पेन फॉर अस। सो दैट इज द थिंकिंग, और उसकी वजह से हम बिहेवियर कैसा कर रहे हैं, अवॉइडेंस। हम अपने आप को कमरे में बंद कर लेना चाह रहे हैं, कोई मुझसे बात मत करो, कोई उसका जिक्र मत करो, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे कोई जूम मीटिंग नहीं अटेंड करनी, मुझे बस उस व्यक्ति को वापस ले आओ, और मुझे कोई बात नहीं सुननी। Not able to share, not able to relate, not able to connect, and isolating oneself, avoiding everything that gives relief. That is the behavior. अब मुझे बताइए कि ऐसे में किसी को समझाना, संभालना वाकई में मुश्किल है या नहीं? वाकई में मुश्किल, बहुत मुश्किल। चाहे हम किसी भी रूप में किसी को सांत्वना देना चाहें, कंसोल करना चाहें, कंडोल करना चाहें, इट इज नॉट वेरी इजी माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे में आप जो बहुत अच्छी इंटेंशन से भी बोल रहे हैं, वो भी सामने वाले को हर्ट करता है। मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपने कौन से सेंटेंसेस बोले जो रिसर्च कहती है दे आर हर्टिंग टू द ग्रीविंग पर्सन, आप शॉक्ड हो जाओगे कि अच्छा ये तो बोला ही जाता है, बट दे आर परसीव्ड टू बी वेरी हर्टिंग टू द ग्रीविंग पर्सन। आई मेड अ स्लाइड फॉर दैट, आकाश बताएंगे आपको। लेट अस गो टू दैट स्लाइड, आकाश नेक्स्ट, नेक्स्ट। सी, ये चीजें बोलते हैं ना हम, इट वॉज गॉड्स प्लान, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, यू नीड टू मूव ऑन। हम सांत्वना देने में बोलते हैं ना, जैसी हरि की इच्छा, आप क्या कर सकते हैं, अब तुम उनके बारे में सोचो मत, अब इसी बारे में मत सोचते रहो, नहीं तो फिर उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। आप उनके पिक्चर्स और जो भी आपने लगा रखे हैं उनसे उनको थोड़ा हटा दो, नहीं तो बार बार उससे आपको याद आएगी, आप दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ। और फिर बोलने लगते हैं कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, दोबारा शादी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। रिसर्च कहती है ये 6 स्टेटमेंट्स सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं ग्रीविंग पर्सन को। स्टॉप शेयरिंग। और हम कितना रूटीनली बोलते हैं ये चीजें। तो फिर ये ना बोले तो क्या बोले मैम? कैसे हम सामने वाले का दर्द कम करें, कैसे हम उनको रिलीफ पहुंचाएं, क्या करें हम ऐसा जिससे कि उनको सांत्वना मिले? तो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को ग्रीफ काउंसलिंग की तरफ लेकर जा रही हूँ। हमारे साथ बहुत सारे काउंसलर्स जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम के बाद जिनको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। सबसे पहला प्रिंसिपल है ग्रीफ काउंसलिंग का, दैट its objective is not to reduce pain. My dear friends, जब किसी की लाइफ से कोई खो जाता है तो उसके लिए मूव ऑन जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये दर्द अब उसकी लाइफ का पार्ट बन चुका है, ये उसके साथ ही रहेगा, उसके साथ ही जाएगा। You have to first accept this. There is nothing like move on. और जब आप ऐसे सेंटेंसेस कहते हैं तो आप उनको कह रहे हो कि आपका लव्ड पर्सन तो चला ही गया, अब इस लव को भी अलमारी में बंद कर दो। डोंट फील दैट लव फॉर दैट पर्सन। या फिर आप ये कह रहे हो उनसे कि दैट पर्सन हु हैज गॉन अवे इज रिप्लेसेबल, so you want them to break that connection with that loved person,
which is extremely hurting. They are not going to accept this, and they will understand that you are not understanding them, that you are insensitive. और वो आपको बोलेंगे आपको क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है, आप रहने दो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है. They will shut you out. They will refuse to talk to you. So, my dear friends, please do not block the distress. Rather, allow it. Allow the emotional release. And then you will be able to help them to recover. Recover in the sense, to identify themselves, to create that identity where they will be still able to live in spite of this pain. So now, my dear friends, let me take you to the steps of what you need to do. First step, and we see it in our traditions. जब कोई सांत्वना देने हमारे घर आता था तो वो क्या करता था? जो रोने वाला है उसके पास केवल बैठ जाता था, कुछ एडवाइस नहीं करता था, उसका हाथ पकड़ लेता था, वो जितना क्लोज है उससे उसको गले लगा लेता था, उसका सिर अपने कांधे पर ले लेता था, उसको सहला देता था, उसके साथ रो लेता था, पर कुछ कहता नहीं था. So my dear friends, हम इंसान हैं, हमारी इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, हमारा इंटेंशन है, हमारा इंस्टिंक्ट है कि हम उसका दर्द ले लें, पर ऐसा हो नहीं पाएगा. तो फिर क्या करें? तो फिर ये जो दर्द सह रहा है इसके साथ बने रहें. Just be with that person. And it is so difficult to do that. Because when somebody pours out their pain, we also feel, हम भी दूर हटना चाहते, पीछे हटना चाहते. नहीं, उस वक्त आपको सिर्फ एक काम करना है, बने रहना है. Be there. Just listen. Be patient. वो इंसान अपनी स्टोरी को बार बार रिपीट करना चाहता है. वो आपको बताना चाहता है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, हम वहां गए थे, बिल्कुल अच्छे थे, कुछ भी नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया. आप सब चीज सुनते रहो. कब बताएगा कोई आपको? जब आप उनको वो इमोशनल सेफ प्लेस दोगे, जब आप उनको जज नहीं करोगे, जब आप उनको एडवाइस नहीं करोगे, जब आप उनको ये नहीं बोलोगे अरे यही तो गलती कर दी, वहीं नहीं जाना था आपको, अरे आप वहां क्यों नहीं गए, अरे मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे आपको टाइम से फोन करना चाहिए था. None of this advice. Because however helpless you are, you cannot undo anything now. It has gone. And so provide that emotional space, that safe place, and help the person to connect with you. हमारे यहाँ बहुत फेमस और बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए कार्ल रोजर्स. उन्होंने 3 चीजें सिखाई. अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट ये 3 ही चीजें सीख ले तो हम कहते हैं कि ये साइकोलॉजिस्ट बन गया. वार्मथ, जेन्युइननेस एंड एम्पैथी. आप पत्थर की तरह मत सुनो वो बातें. ऐसे मत सुनो कि जैसे कि बस सुनना है इसलिए आप सुन रहे हो. Be genuinely interested for that person. आप सच में सुनना चाहते हो, ऐसे सुनो. आप कितनी भी देर तक सुन सकते हो, ऐसे सुनो. उनकी केयर करते हुए सुनो. Then that person will keep on sharing with you. Otherwise, they will shut up. They will shut down. And they will just be with their pain. And my dear friends, this is one of the most important and most difficult steps. आपको लगेगा कि ये तो छोटी सी बात है. जब ये हो जाए,
फिर हम आएंगे फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने के स्टेप्स पर। फीलिंग्स क्या इस वक्त हो रहा है, कहाँ हो रहा है, नोटिसिंग द फीलिंग, नेमिंग द फीलिंग एंड लोकेटिंग द फीलिंग। कहाँ फील हो रहा है, शरीर में कहाँ फील हो रहा है आपको। तो हम इस फीलिंग से लड़ाई नहीं कर रहे, इस फीलिंग से को चैलेंज नहीं कर रहे, हम इसको पुश अवे नहीं कर रहे। देखिए, मैं आप सबके साथ एक एक्सरसाइज करती हूँ। आप सब लोग अपने दोनों हाथ ऐसे करिए जरा, बिल्कुल सामने, और इमेजिन करिए कि आपने एक पेपर पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। Let this paper represent all the feelings that you are feeling at present. Anxiety, sadness, guilt, anger. और इसको आप ऐसे धक्का दीजिए, अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगा के इसको धक्का दीजिए। When you try to push away these feelings, what happens? कौन बताएगा मुझे क्या हो रहा है? जब आप ऐसा करते हो तो क्या हो रहा है? विजय मैम बताएंगे। What happens, ma'am, when you do this? It exerts an opposite side. It exerts an opposite pressure comes, just like the beach ball. आप उसको पानी में जितना दबाते हो वो उतना ऊपर आता है. So when you struggle with these feelings, when you try to push them away, आप देखो आपके हाथ यहाँ से दुखने लगेंगे. स्ट्रगल से आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, पर वो फीलिंग्स बार बार आएंगी. और थोड़ा सा ढीला कर लो, जस्ट रिलैक्स, हाफ वे लेकर आ जाओ अपने हाथ. अब देखो क्या हो रहा है, वहां से और एकदम हाफ वे ले आओ. अब आप थक गए हो, अब आप एग्जॉस्ट हो गए हो, पर तब भी आपके हाथ देखो इसी को पकड़े हुए हैं. Even at present, you cannot cook, you cannot drive, you cannot do anything because you are occupied with these feelings. अब एक और काम करो जरा, इस पेपर को जेंटली अपनी गोद में रख लो. Let it rest on the lap. We are not doing anything. We are not asking those feelings to go away. We are not struggling with those feelings. We are not challenging those feelings. We are just putting those feelings in our lap and letting them rest over there. And now your hands are free. Imagine करिए एक लेडी जिसके घर में डेथ हो गई है और उसका छोटा सा बच्चा रो रहा है. वो बैठी है, उदास रो रही है, पर जब बच्चा रोएगा तब क्या करेगी? उठ के लिए उसके लिए किचन में जाएगी कि नहीं जाएगी? दूध गर्म करेगी कि नहीं करेगी? In spite of sadness, she will have to act. आप अगर ये कोशिश करोगे कि सैडनेस चली जाए फिर मैं कुछ काम करूंगी, तो ये तो कभी जाने वाली है नहीं. Along with that feeling, you have to prepare yourself to still act, to still do things which are required. Why is this mother getting up and going to the kitchen? क्यों जा रही है किचन में? Because she has that value of being a mother. She has got that value that मुझे अपने बच्चे को तो जिंदा रखना है. मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चा भूख से तड़प रहा है और मैं ही तो हूँ उसके लिए. मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इस वैल्यू के लिए she wants to behave like a good mother. She wants to behave with the care and affection that she has for the child. My dear friends, you have to help the person to find out this value for which she or he wants to live. वो कौन सी चीज है जिसके लिए आप जीना चाहते हो?
And one more thing that you have to help the person to do is, what is the value of the deceased person? What did he stand for? So I was taking a session with Ambika a few hours before because I wanted to record a session for all of you कि आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन में दिखा पाऊं कि ग्रीफ काउंसलिंग एक्चुअली करते कैसे. उसका यूट्यूब लिंक मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, उससे आपको और अच्छी तरह से पता चलेगा. तो देखिए, अंबिका से जब पूछा, उसको अपने फादर इन लॉ का ग्रीफ है आज तक, 21 साल हो गए उनको गए हुए तब भी. When I asked her, what is it that he stood for? What is it that you remember him for? She said his discipline, his punctuality. Do you want to share this value with him? हम लोग बोल रहे हैं, उसको वापस ले आओ, उसको वापस ले आओ. हम उसका शरीर ही तो वापस नहीं ला सकते ना, पर वो जिन चीजों के लिए जीता था, जिन चीजों का रिप्रेजेंट करता था, उनको तो हम अपने अंदर जिंदा रख सकते हैं. We can stand for the same values for which that person lived. And Hema Foundation उसका जीता जाता जागता एग्जाम्पल. हेमा जी चली गई, पर भाई जी ने हेमा जी को हम सबके बीच में जिंदा रखा हुआ है, because of the work that he is doing in her memory. So my dear friends, what is the value that that person stood for? उसको सोचिए, और आप ही केवल ऐसे हैं जो उनको जिंदा रख सकते हैं. हमको उनको अपनी यादों से हटाना नहीं है, उनको उनकी यादों को अपने अंदर समाना है. हमको इन फीलिंग्स को पुश अवे नहीं करना है, हमको उनको वेलकम करना है. जब आप अपने अंदर सैडनेस फील करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर सैडनेस फील करते हैं, जब आप उनके लिए रोते हैं, जब आप परेशान रहते हैं, तो ये यही तो दर्शाता है कि आप उनको कितना प्यार करते थे. यही तो दर्शाता है कि आप उनके साथ आपकी कितनी बॉन्डिंग थी, कि आप उनको कितना पसंद करते थे. और ये पसंद, ये बॉन्डिंग, ये कनेक्शन आपको कभी भी खोने की जरूरत नहीं है. You can live with this connection, you can live with this bond, because it is you who knows the values of that person who is no more. And so my dear friends, I proudly say that I carry the values of both my grandparents. They are not there anymore. मैं उनको आपसे नहीं मिलवा सकती. मैं ये नहीं कह सकती कि अनीता जी ये देखो मेरी दादी है, ये देखो मेरे बाबा है. होते तो बहुत अच्छा होता, आपको भी उतना ही लाड़ करते जितना मुझे करते थे, पर मैं अपने जीवन के थ्रू आपको उनसे मिलवा सकती हूँ. मैं कह सकती हूँ ये मेरी दादी ने मुझे सिखाया था, ये मेरे बाबा ने मुझे बताया था. उन्होंने, मैं एक वेबिनार में बोला था ना, मेरे बाबा ने मुझे बोला कि हाथ ऐसे रखना है, गिविंग. सो आई एम लिविंग हिज वैल्यू. आई एम, जैसे मोबाइल का वर्जन होता है ना, 2.0, 3.0, 4.0, I am that 3.0 version. He lives in me. And what values are accepted by my grandchildren, I will be living through them. So my dear friends, nobody actually dies. They all live. When we choose to make them live. With this, what do we do with this feeling of helplessness? What do we do with this feeling of hopelessness? What do we do with this feeling of sadness? हम इसके लिए क्या करें? I want to do a small activity with someone if you can volunteer. कोई ऐसा है जो इस वक्त ग्रीफ से गुजर रहा हो और वॉलंटियर करना चाहे? रिक्वेस्ट प्लीज, आप चैट पे जाएंगे तो वहाँ रेज हैंड करके है, तो आप अपना हैंड रेज करिए ताकि हम उसमें से चूज कर सकें. डॉक्टर अपराजिता.
Dr. Aparajita, do you want to be a volunteer? आकाश प्लीज अनम्यूट करिए अपराजिता हाँ मैम जी। को। Hello, ma'am. हाँ. Am I audible? Yes, yes. Do you want to be a volunteer? Yes, ma'am. For But this then I will activity, not please? like to switch on the video. Is that okay? I would like someone to switch on the video, please. आप रहने दो फिर, डॉक्टर अपराजिता। आप जब मैं कराऊंगी तो आप खुद भी करना। ठीक है मैम, ओके। कोई ऐसा है जो थोड़ी हिम्मत वाला हो और वीडियो भी ऑन करना चाहे? नीता, नीता, VEE। हाँ जी, मैं इधर हूँ। आप अपना वीडियो भी ऑन करेंगे नीता जी? जी, मैंने खोल लिया है। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। And I am grieving, so I wanted to participate. I lost my father. Oh, when was this, Neeta ji? 5 months ago. Oh. And what is it that you're feeling when you talk to me about him? It's comforting to be talking to you and bringing it out. Because आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ना उसको बॉटल अप मत करो। मगर सुनने वाला जब तक नहीं होगा, बोलने का मन नहीं करता। सही बात है, सही बात है। तब तक कि वो अंदर ही रहता है। जी बिल्कुल। नीता जी, इस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा है? मेरा एक तरह से तकिया कलाम बन गया है, क्योंकि जब भी कोई पूछता है, I said, yeah, I'm coming out of it through tears and smiles. तो बहुत सच है मेमोरीज। इतना अच्छा कवर कर रहे हो आप, मैं बता नहीं सकती। I mean, you know, you're touching my soul. आप बिल्कुल वो पल्स छू रहे हो। नीता जी, ये जो आपकी फीलिंग है टीयर्स की, सैडनेस की, ये आपके पूरे बॉडी में आपको कहाँ महसूस होती है? आप जरा 1 मिनट सोचेंगी और फिर मुझे बताएंगी इस वक्त कहाँ महसूस हो रही है? माय हार्ट चक्रा। आप हाथ लगा के बताइए मुझे। माय हार्ट चक्रा यहाँ पर महसूस हो रही है? जी। ये यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है एग्जैक्टली मुझे बता पाएंगे आप? एक घुटन जैसे हो रहा है। घुटन जैसी महसूस हो रही है? जी जी। इस घुटन का कोई शेप है क्या? कोई शेप या साइज है क्या इसका? जैसे मुट्ठी बंद कर लेते ना ऐसे। अच्छा। सो लाइक अ नॉट, लाइक अ नॉट। नॉट, लाइक अ नॉट यहाँ पर है। अच्छा नीता जी, इस घुटन को हम अभी यहीं रहने दे रहे हैं और आप सब लोग ये एक्सरसाइज करेंगे मेरे साथ। मैं नीता जी के साथ कर रही हूँ, आप सब मेरे साथ साथ करेंगे। आप अपना राइट हैंड लीजिए, जरा मुझे दिखाइए इस तरह अपना राइट हैंड, और इस हैंड को आप जरा देखिए, अपने ही हाथ को देखिए। इट्स ओके अपराजिता, वी कैन अंडरस्टैंड। आप प्लीज ये इस बात को करिए जो मैं करवा रही हूँ। आप अपने हाथ को देखिए। नीता जी, अपने जीवन में आपने इस हाथ से कितनों ही के लिए कितना कुछ किया है ना? अपने बच्चों के लिए, किस किस के लिए क्या क्या किया है, मुझे बताइए। मेरी लाइफ की कॉलिंग ही यही है चीनू जी। मेरा हेल्दी लिविंग ग्रुप है, मेरा नहीं हमारा, 4 साल से है। उसमें मैं भूतनी की तरह लाइक अ सोल्जर मैं वेबिनार कर रही हूँ, करवा रही हूँ। और उसी ग्रुप के माध्यम से मेरी फ्रेंड है, उसने 5 मिनट पहले भेजा तू ये अटेंड कर, और मैं यहाँ अटेंड कर रही हूँ। तो मैं, जो मेरी क्षमता है, जो मेरी स्किल है, और मेरी स्किल पीपल टू पीपल कनेक्शन है, उसमें 200 मेंबर हैं मैम, टोटली नॉन कमर्शियल। उसमें डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक, होम्यो। आई एम रीचिंग आउट टू एंड फॉर 4 years होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। ग्रेट। वैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी, इस कोविड में मुझे सेवा मिली, तो उत्तराखंड के गरीब बच्चों को मैं 1-on-1 जी। नीता जी, इस हाथ से आप अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाती हैं, आप इतने सारे लोगों को रीच आउट कर रही हैं, आप वेबिनार्स कर रही हैं,
तो इस हाथ में कौन सी फीलिंग्स आपको नजर आती हैं जिस हाथ से आप इतना महान काम कर रही हैं? गुरु के प्रति श्रद्धा की, कि आई एम श्रद्धा। नॉट द डूअर, आई एम द को क्रिएटर। यस। क्योंकि सेटिस्फैक्शन और मुझे लगता है सबसे बड़ा दान जेब से नहीं होता है, हाथ से होता है। हाथ से होता है। कैसे हाथ से होता है? ये हाथ कौन सा होता है जो दान करता है? दयालु होता है, काइंडनेस होती है इसमें, ऑफ कोर्स, एम्पैथी, ऑफ कोर्स, caring, giving, affection, empathy, love, compassion. ये जो caring, kindness, love, affection, compassion है, इसको जरा अपने हाथ में फील करिए. Let your hand represent all these values and feelings right now. सोचिए कि आपके हाथ में आ गई है ये काइंडनेस, अफेक्शन, केयरिंग, अफेक्शन, सब कुछ. अब धीरे से इस हाथ को आप चेस्ट पे ले जाइए जहां पर आपको ये सैडनेस फील हो रही है. And give all this kindness, compassion, love, caring, affection to yourself, जो आप सबको देती आई हैं. आज ये अपने को दीजिए, खुद को दीजिए. Give it to yourself. आराम दीजिए खुद को. खुद को आप उतना ही स्नेह दीजिए, उतना ही आराम दीजिए, उतनी ही काइंडनेस दीजिए जो आप दूसरों के लिए महसूस कर रहे हैं. Give it to yourself. हल्का हल्का प्रेस करिए उस जगह को, अपना हाथ उसके ऊपर घुमाती रहिए, सहलाती रहिए उस जगह को जहाँ पर ये सारे इमोशंस हैं. अब मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है? Great relief, very great relief. It's as if, you know, जैसे शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, मसाज से वो मेल्ट अवे हो जाती हैं. I'm actually feeling कि वो गांठ निकाल के किसी जो ने, नॉट आपको फील हो रहा था, वो जो सफोकेशन फील हो रहा था, वो हल्का. जी, absolutely. I would say almost, if not 100%, I'll leave 10% out. 90+%. I'm feeling empty and hollow in the knotted area. Yes. Can I share something? Can I share something? Yes, please. You know, you have totally taken me back to 5 months ago when my father was hospitalized. Age थी, but there was nothing life-threatening. तो मैं उन दिनों hospital में थी. I teach in Delhi University. So later, because मुझे कभी lecture देके नहीं पाला गया. He was also a retired principal of a Delhi college. Later, जैसे खुद से सोच रहे हैं, उन्हें कुछ दिख रहा था, मैं कह नहीं सकती. कहते हैं, you know, financially you'll be okay because I'll be a pensioner. कहते हैं, find a purpose for your life. आज और उसके बाद चीनू जी, मैं कहीं कुछ लेने नहीं जा रही हूँ, even सेवा. The Guru is sending it my way, तो मेरे से करवा रहे हैं. और हर नई सेवा में पापा की तस्वीर ऐसे रखी है कि वो मेरे सामने बैठे हैं. You know, I'm saying, पापा पर्पस मिल रहा है, पापा पर्पस मिल रहा है. I just wanted to share this with you. Yes. और पापा और पर्पस, इन दोनों को सहेजना है. इनसे स्ट्रगल थोड़ी ना करना है, तो अपने ही है. पापा भी अपने हैं. और ये जो फीलिंग है, ये जाएगी सेल्फ केयर और सेल्फ कंपैशन, खुद के लिए फील करना है.
जी, very my true. dear friends, thank you so much, Neeta ji, for being Thank you so such much. a Thank brave you so soul, much. coming on the camera and sharing your Thank you. deepest sorrow with us. We Thank are you so really much. Thank Thank so you. much. Thank you. Thank you. Om. So, my dear friends, this is the principle of grief counseling. We have to help the person to feel that self-care and compassion for themselves, take care of themselves. नहीं तो आप देखोगे क्या होता है, वो खुद खाना पीना छोड़ देते हैं, खुद उनको नींद नहीं आती, खुद की उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो अपने रूटीन काम करना छोड़ देते हैं, अपनी जो उनकी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज थी, जो हॉबीज वो करते थे, उनको करना छोड़ देते हैं. तो ये प्रिंसिपल सेल्फ केयर का हमें प्रोपोगेट करना है. that person, that feeling, the values you have to stand for, but for that you also have to take committed action towards yourself and towards those values. So my dear friends, we have recorded that session for you, which I'll share the link with you all, which you can go and watch. It is a complete session on grief counseling. If there are any questions, now I would like to take a few of them. You can send your questions in the chat. Are there any questions? Anybody wants to ask anything, whether you're a counselor or whether you are yourself going through grief, you can ask me some questions. And my dear friends, the PPT that I was showing will also be shared on Hema Foundation website. We will upload it over there. You can download it from there. आप चीनू मैम को डायरेक्टली चैट करके भी पूछ सकते हैं अगर आपके दिल में कोई भी किसी भी तरीके का सवाल हो, और या फिर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, सो हम आपको बुलाएंगे. विजय मैम, हाँ जी. This is, I really do not know whether I lost both my parents, ma'am. I'm taking a couple of minutes. Both my parents, and they were very old, and I was their pet kid. And I was very close. First, my father passed away, and then my mother. And when my mother passed away, she was just 90. And I was in Bombay, she was in Kerala. And I was bitterly crying. My own daughters consoled me, but nothing was working with me. So at home, she was laid. According to our culture, all those rituals were happening. And I was sitting at the side of her, and I was crying. I was having a feeling of guilt. This is what I want to share. This guilt is that I had been requesting both my parents to come and stay with me at Bombay. But both of them refused because वो तो पुराना custom orthodox belief है, girl का family में जाना नहीं, शादी हुई उधर बेटी उनके यहाँ जाते नहीं, उनके यहाँ खाते नहीं, उनके यहाँ रहते नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा. So I was sitting and praying. I was thinking, this lady who's lying here has given me her life. She loved me so much. I couldn't pay her enough. What shall I do? What do I do? Like that, I was crying. Around 1:30 in the afternoon, the Brahmin Pandits all came to take the body. So I cried and I told, I want to come to the funeral ground. So my brother, the only brother who was there, he couldn't attend the funeral because of some difficulty. So I told the Brahmin Pandit that I am coming with you to the Sanskar cremation ground. So the whole community people were hue and cry. Girls never go to cremation ground, and especially in our community, you can't. But somehow or the other, I managed to go to the cremation ground. And the final rites, Karna Mantra and all those things were happening.
and I was standing like this and crying and crying. At that time, they took her to the fire, put all the firewood, all those things were kept, fire was ready, and my nephew was lighting the fire. So I was standing crying. I was just wanting to see her only son. And in our community, they believe that the son has to do the rites. The son is not there. Who's doing? My nephew is doing it. So what harm did this lady do? Why am I not able to do anything to her? I wanted to see her mix with the 5 elements of this universe. I want to see her that. I want to do something. I don't know what happened. That Pandit called me. He called me and gave me one sandalwood fire, lit fire, and he asked me to come into the crematory inside where this whole thing is done, and asked me to keep it on her chest, on my mother's chest. Believe me, ma'am, I did that. I did that and lit the fire. That moment, I stopped crying. I stopped crying, came back, and after that, I have never cried. Never cried. I felt that my guilt has disappeared. I have done the duty. You got the closure. You got the closure. I have seen my mother. I stood there, the flames going into the thing. I never cried. And this experience is the one which helped me to get out of that guilt feeling which you were talking about. Yes, that's what I was talking, that traditions or rituals ने हमें grief को close करना, उसको overcome करना, उसके साथ चलना सिखाया, पर COVID में they are absent because the body is not being handed over to you. There is no such thing like lighting the fire and they are cremating the body, they are doing everything. You are not being able to do the Antim Darshan, and that's why this is so difficult, so that is getting transformed into complicated grief. My dear friends, I'm getting so many questions in the chat, and most of the questions I have already covered. I think I need to revise the steps once more so that your questions get answered on their own. If still any questions remain, then we will take them up. So, dear Akash, please can you show my PPT so we can revise the steps? First step was, go to the first step. So, आप लोग देखो मुझसे पूछ रहे हो कि I'm just expanding the chat so that I can see all the questions at once. How to make the grieving person to seek this counseling? My dear friends, you cannot make anyone seek help. And that's why we are holding this webinar. That's why we are holding this workshop. ताकि जो लोग अपने से नहीं आ रहे उन तक भी तो कुछ इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, उन तक भी कुछ कंसोलेशन पहुंच जाए, कुछ तरीका पहुंच जाए. How can we find that self-love? We love oneself, but we can't apply it. Exactly by the way I just showed you. Do this exercise every day and then report to me, what do you feel? एक्सेप्टेंस फॉर ग्रीफ. हम लोग ग्रीफ को कैसे एक्सेप्ट करें, उससे जो मैंने पुशिंग पेपर की एक्सरसाइज बताई थी, उससे स्ट्रगल ना करके, उससे पुश अवे की कोशिश ना करके, लेट इट रेस्ट ऑन योर लैप जेंटली. मैम मुझे लग रहा है 2 जन अभी भी अपने हैंड रेज किए हुए हैं. अगर उनके कोई और सवाल है तो हम ले लेते हैं. मनोज कुमार शर्मा जी और एक है सुनील कुमार सुमन जी. तो पहले हम मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, कोई सवाल है आपका? हाँ मैडम, माय क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू द ओवरलैपिंग ऑफ ग्रीफ एंड फियर, बिकॉज नाउ आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं आ रही, आप दोबारा बोलिए तो जरा. मैडम नाउ इट्स ऑडिबल ना? हाँ, या. हेलो हेलो
हाँ मनोज जी बोलिए बोलिए। मनोज जी आप ऑडिबल हैं, प्लीज बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो मनोज जी आप ऑडिबल हैं, क्लियरली ऑडिबल हैं, प्लीज बोलिए, अदरवाइज मैं किसी नेक्स्ट को लेती हूँ। आप अपना एक बार चेक करिए। सुनील कुमार जी, सुनील कुमार सुमन जी, प्लीज आपका कोई सवाल है? आकाश अनम्यूट करिए सुनील कुमार सुमन जी को। उनको नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करना होगा सुनील जी को। सुनील जी आपको नोटिफिकेशन भेजा है, प्लीज एक्सेप्ट करिए। प्रोबेबली उनको ना हैंड ओवर करना नहीं आ रहा है अनीता जी, क्योंकि उनका शुरुआत से ही हैंड रेज है। ओके प्रोबेबली सो वी विल क्विकली रिवाइज द स्टेप्स, जिससे कि ये चैट के क्वेश्चंस जो है वो आंसर हो जाए। पहले हमने बताया जस्ट बी विद दैट पर्सन। फर्स्ट स्टेप इज बीइंग विद दैट पर्सन एंड लिसनिंग टू देम। सेकंड, नेक्स्ट स्टेप इज एक्नॉलेजिंग द फीलिंग्स। आप देखिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि फियर को कैसे ओवरकम करें, हम एंटिसिपेटरी ग्रीफ को कैसे ओवरकम करें, हम गिल्ट की फीलिंग को कैसे ओवरकम करें। और मैं आपको बता रही हूँ कुछ ओवरकम करना ही नहीं है। इस माहौल में जो फीलिंग्स हैं वो आती और जाती रहेंगी, और इसलिए हमको उन फीलिंग्स के साथ स्ट्रगल करना ही नहीं है। तो आप सेकेंड स्टेप को आपको फॉलो करना है, नोटिसिंग द फीलिंग, labeling what is the feeling and locating wherever that feeling is there in the body and being with that feeling, acknowledging that feeling. It is just like, एक मिनट स्टॉप करिए स्क्रीन शेयरिंग। जब हमने स्टार्ट किया तो अनीता जी ने एक बात बताई कि समुद्र में तूफान आया और मछलियां किनारे पे जाकर गिरने लगी। आप इमेजिन करिए कि आप इस तूफान में हैं, यू आर देयर इन दिस स्टॉर्म। इस वक्त आप स्टॉर्म में हैं, चारों तरफ आपके आंधी है। इस आंधी में दो ही चीजें हो सकती, या तो आप आंधी आपको बहा ले जाएगी, डिवास्टेट कर देगी, शैटर कर देगी, स्कैटर कर देगी, या फिर आप इस आंधी के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। दोनों ही चीजें हमको नहीं करनी है। तो हमको क्या करना है? वी हैव टू जस्ट ग्राउंड आवरसेल्व्स टिल द टाइम दिस स्टॉर्म पासेस। हमको अपनी गाड़ी को कहीं सेफ प्लेस पर पार्क कर लेना है। My dear friends, you have to realize that struggling with these feelings are futile. It is futile. You have to, for the moment, just accept these feelings. Whether it is the anxiety कि अब मेरे घर वालों को भी हो जाएगा क्या, अब सब लोग चले जाएंगे क्या, अब सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे क्या, अब मुझे भी हो जाएगा क्या, अब मैं भी मर जाऊंगी क्या, अब मेरे पेरेंट्स भी मर जाएंगे क्या। आप सबको ये समझना है कि these feelings are going to come, and so what do? We let them rest in our lap, free our hands to do committed action, and focus on what we need to do in the moment rather than replacing the feeling. I hope I am making myself clear. मनोज जी वापस आ गए, वो कुछ बोल रहे थे। मनोज जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। मैडम आवाज क्लियर है मेरी अब? हाँ बिल्कुल क्लियर है। मैम अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखिए ये कोविड में वायरल और कोविड दोनों इन्वॉल्व है। हाँ जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, अनहेल्दी इमोशंस जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं फियर के साथ। उसकी प्रॉब्लम वो किस वजह से कर रहे हैं, शुरू के 4-5 डेज अगर आपको फीवर आता है तो आप अभी ठीक है ट्रीट करेंगे, चलते रहेंगे। बाई चांस वो फीवर जो है 7 दिन के बाद प्रोसीड करता है तो वो फियर ओवरलैप कर रहा है एंटिसिपेटरी ग्रीफ के साथ। तो इसमें पेशेंट को कैसे हम लोग रिलैक्स करें, बिकॉज
वी एज ए फैमिली मेंबर एज वेल एज जो पेशेंट है दोनों सफर कर रहे हैं. दिस ओवरलैपिंग इज रियली डिफिकल्ट टू हैंडल. बिल्कुल. अब आप मेरी 2 मिनट बात सुनिए. अब 2 मिनट मेरी बात सुनिए. आप पेशेंट को अगर ये कहते हैं कि जी आपको कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ वायरल है, तो वो आपकी बात मान लेगा क्या? जी. Reassurance is not going to work. Right? Reassurance is not working. आप सबने देख लिया, पेशेंट को रिएश्योर करने से वो रिएश्योर नहीं हो रहा है. राइट? अगर उसको रिएश्योरेंस से टेम्पररी रिलीफ मिल भी जाता है तो वो क्या करेगा? थोड़ी देर, जितनी देर रिलीफ मिलता है उतनी देर आपसे दूर रहेगा. जैसे ही वे फिर से एंजाइटी आई, फिर से आपको कॉल करेगा रिएश्योरेंस के लिए कि डॉक्टर साहब सच्ची में तो नहीं हो जाएगा ना, आपको पक्का है ना, मैं ठीक रहूंगा ना, मेरे फैमिली मेंबर्स को कुछ नहीं होगा ना. रीएश्योरेंस सीकिंग और गिविंग इस वक्त चल रहा है जो कंप्लीटली इनइफेक्टिव है, विच इज एब्सोल्युटली इनइफेक्टिव. और दूसरा अप्रोच जो है हमारा, पॉजिटिव थिंकिंग करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो. क्या इस डिफिकल्ट सिचुएशन में पॉजिटिव थिंकिंग पॉसिबल है क्या? नो मैम. नो. पॉजिटिव थिंकिंग कुछ काम नहीं आने वाली. तो 2 चीजें चली गई, रिएश्योरेंस सीकिंग चला गया और पॉजिटिव थिंकिंग चली गई. अब तीसरी चीज पे आओ, डिस्प्यूटिंग द थॉट्स. देखो कि आपका जो थॉट है वो रैशनल है या इरैशनल है, जैसा हम सीबीटी या आरईबीटी में करते हैं. आपका क्लाइंट इतना एजिटेटेड है, इतना परेशान है कि वो आपके साथ इस इंटेलेक्चुअल कन्फ्रंटेशन में हिस्सा ही नहीं लेगा. He doesn't have the patience to sit and do this, जो नॉर्मल काउंसलिंग में हम करते हैं. तो तीसरी चीज भी गई. तो अब चौथी चीज वही है जो मैं आपको बता रही हूँ. आपको अपने क्लाइंट की फीलिंग और थॉट के साथ इंडल्ज ही नहीं करना है. जैसे मैंने बताया, उसकी सत्यता को नहीं जांचना है, ऐसा होगा या नहीं होगा इस प्रेडिक्शन को डिस्प्यूट नहीं करना है. तो आपको क्या करना है? आपको बोलना है ये फियर है, ये फियर के साथ आप क्या करना चाहते हो उस काम पर फोकस करो. मुझे कोरोना हो सकता है, ये फियर है, इस फियर को बने रहने दो और अपने हाथ धो लो, अपना मास्क लगा लो, रोटी बना लो, जो कंप्यूटर पे काम करना है वो कर लो. कमिटेड एक्शन की लिस्ट आपको बनवानी है. What is it that you want to do during a day? So we have to now start focusing towards the behavior. That is what is working. आप बताओ आज दिन भर में आप क्या करोगे? इस फियर के साथ बने रहने के बावजूद आप काम क्या क्या करोगे? So not discussing about the fear at all initially. फिर जब वो अपने आप थोड़ा अबेट होने लगेगा, then maybe you will be able to look at the other approaches. फिर आप कैटास्ट्रॉफी स्केल आप यूज कर सकते हो, या आप थर्मोमीटर यूज कर सकते हो, या आप उसकी इरेशनलिटी के बारे में उसको डिस्कस कर सकते हो. पर इनिशियली द क्लाइंट इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ दिस. ओके, थैंक यू. थैंक यू मनोज जी. So Anita ji, do we have 5 minutes to revise the steps and then you can conclude? Akash, can you go to step 2 please quickly? Let me revise for everyone. So acknowledging the feelings, then third is acknowledging the thoughts. Next slide please. और acknowledging the thoughts के लिए जो मंत्र है वो ये है, I notice that I am having a thought. देखो हम लोग क्या करते हैं, खुद को थॉट के साथ फ्यूज कर लेते हैं, ये डिफ्यूजिंग है. I notice मतलब नोटिस करने वाला मैं, I am the observer self, मैं दृष्टा भाव में जाकर ये नोटिस कर रहा हूँ. Notice that I am having this thought. Step 4, stop pushing away and make room for the feeling. एक किसी ने चैट में पूछा है, how do we do acceptance? This is how we do acceptance. Making room for that grief, making room for that sadness, जो हमने pushing away activity से की. Step number 5, self compassion, जो मैंने नीता जी के साथ आपको demonstrate करके बताया. Step number 6,
values जो हमने अंबिका के एग्जाम्पल से आपको बताया, it was discipline that my father-in-law stood for, and I want to be disciplined, and that's why whenever I make my routine disciplined, I'm sharing my value with him, and that's what Mahendra Kabra ji, our bhai ji, did. Next, acting in ways that are consistent with those values. So we have to focus on action, the behavior. Next, seek support and grow your competence. That is the last step. So you can stop sharing and let me throw some light on this. तो ये जो हमारे अंदर भावना आ गई है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, इस कॉम्पिटेंस को वापस लाने के लिए, इस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए, don't shy away from seeking support, whether it is from your own family, friends, relatives, or a professional person. But seek support. Come out of it. So with this, thank you so much. And I hope that this has been useful. थैंक यू सो मच चीनू मैम। और हम चले समापन की ओर। उसके पहले एक कुछ लाइनें जो मुझे याद आ रही है वो आप सबके लिए कि ज़मीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर को जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो ऐसी ही जीतने की उम्मीद को हम अपने दिल में संजोए चलते हैं समापन सत्र की और इस कोपिंग विद ग्रीफ एंड लॉस चर्चा का हम समापन करने जा रहे हैं। और हमारे हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री महेंद्र जी काबरा को मैं निवेदन करती हूँ कि सभी गणमान्य अतिथिगणों का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करें। शुभ संध्या। डॉक्टर चीनू अग्रवाल जी ने आज का जो सेशन लिया इतना अद्भुत था, सार गर्भित था, और वास्तव में हम सोच नहीं सकते इस तरह के भी सत्र हो सकते हैं क्या। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का अब तक का मैंने शायद सबसे अच्छा ये सत्र सुना होगा। हम लोग सोचते थे कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगता है, पर क्या पता था बदलता हुआ समय इस तरह से जिंदगी बदल देगा। और ये हमने स्वयं हम सब ने देखा। इस वर्तमान परिस्थिति में शायद ये सबसे अत्यंत आवश्यक इस सेशन की आवश्यकता थी। अत्यंत ही संवेदना युक्त तो था ही, लेकिन हम साथ साथ में इस शोक और इस ट्रॉमा से, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, इसका बहुत ही सुंदर आपने प्रैक्टिकल मार्गदर्शन आपने किया। कुछ बातें जो हम सबको तुरंत अडॉप्ट करने की आवश्यकता होगी। सुनने वाला जब तक नहीं होगा तब तक बोलने का मन नहीं होगा। और सबसे बड़ा दान जेब से नहीं होता है, हाथ से होता है। हमने हमारे जीवन में इस तरह की कंपैशन, काइंडनेस और केयरिंग ये हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, और साथ साथ में एक फाइंड ए पर्पस फॉर द लाइफ ये हम कैसे ले सकते हैं। ये यदि हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आज का जो सेशन चीनू जी ने लिया वो हम सब के लिए अत्यंत ही सारगर्भित। मैं धीरज श्रीवास्तव, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, प्रियदर्शी नायक जी, डॉक्टर नारायण अय्यर, के राठी जी और डॉक्टर सीमा नेगी, आप सभी के साथ इस समर्थन के साथ ये सत्र पूरा हुआ। मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पुनश्च आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार एवं सभी को मेरा प्रणाम। और अब आज्ञा लेते हैं हम आप सभी से इसी मनोभाव के साथ कि भविष्य में भी आप सभी का निरंतर सहयोग, अपेक्षित सहयोग हमें इसी प्रकार सदैव सदैव मिलता रहेगा। आप सभी सुरक्षित रहें, घर पर स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं सदैव सदैव मस्त रहें। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आकाश वॉल्यूम नहीं है प्लीज। आकाश वॉल्यूम नहीं है।